हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 12 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो 10 अगस्त को सैटरडे था और 11 अगस्त को संडे था। इन दोनों की जो भी न्यूज़ बनती है इन दोनों दिनों की, वो न्यूज़ भी हम कवर कर लेंगे। और आज की यानी कि 12 अगस्त की तो बात चलेगी ही। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। सेबी प्रमुख माधवी बूच और उनके पति पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। सेबी क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका हिंदी में पूरा नाम होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे और हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे रिपोर्ट जारी करता है उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। वित्त सचिव सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। सोमनाथन पहले वित्त सचिव की भूमिका निभा रहे थे, यानी कि किसी स्पेसिफिक कैबिनेट के ये सचिव थे, लेकिन अब इन्हें कैबिनेट सचिव बना दिया गया है। यानी कि जितने भी कैबिनेट आप कह सकते हैं बने होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उन पर अब ये सचिव की भूमिका निभाएंगे। इनके बारे में बात करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। ओलंपिक विवाद के बाद अंतिम पंगाल भारत में वापस लौट चुकी है। ओलंपिक विवाद ये क्या रहा अंतिम पंगाल के साथ, इससे संबंधित बात भी करेंगे। और ये अंतिम पंगाल कहाँ से संबंधित है? हरियाणा के भगाना गांव से ये संबंधित है। एक महिला पहलवान खिलाड़ी है। क्या ये विवाद का रूप रहा, वो भी हम बातें कवर करते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बांग्लादेश में आपको पता है अभी राजनीतिक गतिरोध हो रहा है और इसी के बीच में वहां पर प्रदर्शन आपको देखने को मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने वो न्यूज देखी भी होंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद भारत में एंट्री कर ली और अब वहां के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे संबंधित भी बात करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण कर ली है। ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन है? एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम कवर करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत पदक जीता है। और गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहे हैं? पाकिस्तान के रहे हैं नदीम अहमद। उनके बारे में बात करेंगे और नीरज चोपड़ा के बारे में भी बात करेंगे। और आपको पता है कल 11 अगस्त थी और 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक जितने भी हमने देखे हैं जो भी खेल, उन सब के बारे में आपको एक स्पेशल अलग से क्लास में बता दिया जाएगा। उसका लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें कवर करेंगे आज की इस कक्षा में। अगर आपको ये पसंद आ जाए कक्षा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस कक्षा की पहली न्यूज से। सेबी चीफ माधवी बूच
husband deny Hindenburg charge as baseless. Adani Group says allegation malicious misachieves. सेबी प्रमुख माधवी बूच और उनके पति ने हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और शरारती टाइप का बताया है। अब हम जब बात करें हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से ये रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेबी के प्रमुख का नाम यूज किया है। सेबी जिसे हम क्या बोल देते हैं, यहां पर देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका पूरा नाम होता है हिंदी में अगर कहा जाए। तो इसकी प्रमुख माधवी बूच के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी की अध्यक्ष बूच और उनके पति के पास कथित तौर पर अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए विदेशी बाजारों में निवेश वाले फंड में हिस्सेदारी रही है और अलग अलग जो फर्जी कंपनियां हैं उनके जरिए धन विदेश में भेजा गया है सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बूच और उनके पति के द्वारा। तो हिंडनबर्ग में जो एक आप कह सकते हैं ये रिपोर्ट पेश करते हैं, निवेश का स्रोत क्या होता है, एक वेतन होता है और इन दोनों दंपतियों की कुल संपत्ति 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है अकॉर्डिंग टू अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ अपनी पिछली रपट के 18 महीने बाद एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया कि सेबी ने अडानी के मॉरिशस और बरबुडा में काम कर रही फर्जी सेल के कथित अघोषित तंत्र की जांच में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। तो थोड़ी सी और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जरूर रहता है कि सेबी क्या है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सेबी की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही तो है सेबी की वर्तमान में चेयरमैन जिनका नाम हम यूज कर रहे हैं, बूच, है ना। ये लिखो माधवी पुरी बूच इनका पूरा नाम है, लेकिन इन्होंने निराधार बताया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी आरोप लगे हैं। एक क्वेश्चन जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा वो बताइएगा जल्दी से। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक विनियामक संगठन है ये, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार की देखरेख करना है और प्रतिभूतियों में निवेशकों के कल्याण की रक्षा भी करना इनका मुख्य उद्देश्य है। जैसे हम बात करें शेयर बाजार के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और जितने भी अन्य वित्तीय संस्थान हैं उनका संचालन किस प्रकार से हो, उनके संचालन की निगरानी रखने का काम करता है सेबी, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। यहां पर आप देख भी सकते हैं सेबी की ये बिल्डिंग है। जब आपसे ये पूछा जाए कि इस सेबी का मुख्यालय कहां पर है तो मुंबई आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मुंबई टिक कर देना है। यहां पर देख भी सकते हैं सेबी भवन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रधान कार्यालय C4AG ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी, वित्त सचिव रहे थे पहले, यानी कि वित्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे सोमनाथन। अब इनका प्रमोशन हो गया है, इनको कैबिनेट सचिव नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को ये
मनोनीत किया था इनको एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अनाउंस्ड टीवी सोमनाथन एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट। In 1987 batch IAS officer of Tamil Nadu cadre, the bureaucrat has been moved from Ministry of Finance to, आप क्या कहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के पद के लिए मनोनीत किया। इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और अब ये वित्त मंत्रालय से कहां चले गए हैं, कैबिनेट सचिव के रूप में काम करने लगे हैं। जैसे हम बात करें वित्त मंत्रालय की, हर मंत्रालय के एक सचिव होते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे वित्त मंत्रालय के सचिव की भूमिका निभा रहे थे सोमनाथन। और जब हम पूरी की पूरी कैबिनेट की बात करें तो अलग अलग मंत्रालय बने होते हैं। अब उन मंत्रालयों पर एक सचिव होता है, तो वो जो है वो बनाए गए हैं अभी, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, अब प्रमोशन हो गया है, तो जो कि एक IAS अधिकारी हैं। अब इनसे अगर बात कही जाए ये कब अपना पदभार संभालेंगे, आज हो चुकी है 12 अगस्त, 30 अगस्त को ये अपना पदभार संभालेंगे, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें अभी वर्तमान में कौन है जिनकी यह जगह लेने वाले हैं, राजीव गोबा जो है वो अभी फिलहाल कैबिनेट सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जगह ले लेंगे ये 30 अगस्त को, जब ये क्या करेंगे, अपना कार्यभार संभाल लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। इनकी फोटो आप देख सकते हैं, टीवी सोमनाथन। चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया था कि कई अलग अलग मंत्रालय होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये उस समय की फोटो है जब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो गए थे। 18वीं लोकसभा चुनाव होने के बाद रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आने के बाद सभी लोगों को कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार भी सौंप दिया गया। अब हम मान के चलें कि ये जो बैठे हैं ना, इस आप कह सकते हैं इस बैठक में इन सभी के पास कोई ना कोई मंत्रालय दिया गया है। अब एक आप क्वेश्चन बताएंगे, एक कमेटी होती है CCS के नाम से जिसे हम जानते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, इंग्लिश में कहें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका पूरा नाम होता है। निम्नलिखित में से आप ये बताइएगा कि जो CCS का सदस्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा इसमें एजुकेशन मिनिस्टर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसमें कितने कैबिनेट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं, 4 मंत्रालय होते हैं। सबसे पहले हम बात करें गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह है। और ये कौन है, राजनाथ सिंह, जो कि अभी रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। रक्षा मंत्री, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री की भूमिका निभा रही हैं। और ये चेहरा तो आपने बखूबी मीडिया में देखा ही होगा, इनका नाम क्या है, जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, और ये हमारे विदेश मंत्री हैं। अभी जो मैंने आपको क्या बताया, एक नाम बताया था कमेटी का, CCS कमेटी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस CCS की यानी कि इस कमेटी के कौन कौन सदस्य होते हैं, तो ये 4 सदस्य होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। जितने भी मंत्रालय होते हैं, लेकिन 4 ही मंत्रालय हैं जो इस CCS से जुड़े होते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि ये जो CCS है ये क्या है, ये कमेटी क्यों बनाई जाती है। तो भारत की मंत्रिमंडलीय रक्षा समिति इसे हम कह देते हैं। भारत सरकार के अनेकों सामरिक मामलों में ये सहायता करती है, अन्य प्रतिरक्षा से संबंधित मामलों में भी ये सहायता करती है। लेकिन जब हम बात करें इस CCS की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आप अंदाजा लगाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो CCS के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, रक्षा मामलों में अंतिम निर्णय अगर लेना हो
तो ये समिति लेती है। और जितने भी हमारे सेना में जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, रक्षा पदों पर जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाए, इसके लिए भी जिम्मेदार होती है ये CCS, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति इसे हम कह देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अंतिम पंघाल रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर ओलंपिक कंट्रोवर्सी। अंतिम पंघाल वापिस भारत में लौट चुकी हैं ओलंपिक विवाद के बाद में। अब ऐसा क्या हुआ, यहां पर जैसे इन्होंने अपने आई कार्ड पर अपनी सिस्टर की एंट्री करवा दी थी, ऐसा इन पर आरोप लगा। पेरिस में ओलंपिक खेल हो रहे थे और जहां पर एथलीट रुका करते हैं, जिसे हम एथलीट विलेज के नाम से जानते हैं, एथलीट गांव बोल देते हैं, तो वहां पर ये अनुशासनात्मक रूप से एक उल्लंघन किया गया अंतिम पंघाल के द्वारा, जिसकी वजह से इनको वहां से वापस भेज दिया गया। तो ये बड़ा ही आप कह सकते हैं सोचने वाली बात है, वहां के नियम जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कितने बेहतर हैं और एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये भी यहां से सीखा जा सकता है। तो ठीक है, 7 अगस्त को सुर्खियां बटोरी थी इस पहलवान ने, जब उनको अपने मान्यता कार्ड के माध्यम से अपनी बहन को एथलीट गांव में प्रवेश दिलाने की कोशिश की थी और पुलिस ने फिर इनको पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से जो है इनको बाहर निकाल दिया गया। अब ओलंपिक गेम्स की बात करें जो पेरिस में हो रहे थे, अब ये संपन्न हो चुके हैं। 26 जुलाई को शुरू हुए थे और 11 अगस्त को खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। तो ओलंपिक खेलों पर एक स्पेशल वीडियो आपकी प्रोवाइड करवा देंगे हम। वहां पर जितने भी आज से, यानी कि ओलंपिक के इतिहास प्रारंभ से लेकर 2024 11 अगस्त तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस एक वीडियो के माध्यम से आप वो कवर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब भी वो वीडियो अपलोड होगी। शायद उम्मीद है वो आज या फिर कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ही तो है अंतिम पंघाल, ठीक है ना। अब वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, हरियाणा जीके की दृष्टि से पूछा जा सकता है, भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल हरियाणा के किस गांव से संबंधित हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा बघाना, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये जो बघाना गांव है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिसार से। लगभग हिसार से ये 20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और जैसे हम बात करें नंगथला, ये जो है ये भी एक गांव है। और ये जो नानुआना जो गांव है वो कहाँ पर पड़ता है, सिरसा में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश चीफ जस्टिस रिजाइन्स, हिंदू प्रोटेस्ट डिमांडिंग प्रोटेक्शन। अभी जैसे आपको पता है, मैंने बताया भी था कक्षा में कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक रूप से गतिरोध हुआ। वहां के जो युवा वर्ग है वो इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर। इसी बीच में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया, इस्तीफा देकर वो भारत चली आई। उसी के बाद में वहां पर दंगे जो है वो होने लगे और एक दूसरे को लोग मारे जा रहे हैं। वो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता लग गया होगा, है ना। वो वीडियोस वायरल हो रही हैं आजकल। इसी बीच में सुरक्षा की मांगों को लेकर हिंदुओं ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि हमें जान को खतरा है, हमारे धार्मिक स्थानों को जलाया जा रहा है और जो बहन बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार जैसी गतिविधियां वहां के लोग कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के चलते वहां के मुख्य न्यायाधीश ने अब इस्तीफा दे दिया है। रेजिग्नेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस follows ultimatum from students. Key university heads also quit. Yunus condemns attack on minorities as heinous and tells students to protect people of all faiths. छात्रों की चेतावनी के बाद मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ में 2 अन्य न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमुख विश्वविद्यालय प्रमुखों ने भी इस्तीफा दे दिया है। जो यूनुस हैं अभी जिनकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में,
उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए इसे घृणित बताया है और छात्रों से सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा करने के लिए भी कहा है। वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस हैं उबैदुल हसन, जिन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना। अब दोबारा से देश में न्यायपालिका के पुनर्गठन करने की मांग भी उठेगी, जाहिर सी बात है, और वो मांग उठ भी गई है। ठीक है। तो वहां के जो कानून न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया था कि हमारे मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा पत्र से पहले ही कानून मंत्रालय तक पहुंच चुका है। अब कोई आवश्यक कदम उठाने के लिए बिना देरी किए वो राष्ट्रपति को भेज देंगे। इस प्रकार की वहां पर ये गतिविधियां चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका न्यायालय है। जब हम इस बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसा उनका राष्ट्रीय ध्वज है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये बांग्लादेश आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले हमारे भारत का हिस्सा था और ये यूएन का भी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी बांग्लादेश ने? 17 सितंबर 1974 को बांग्लादेश यूएन का सदस्य बना था। वहीं जब हम हमारे भारत की बात कर रहे हों तो भारत में भी सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय की सबसे बड़ी इकाई है सुप्रीम कोर्ट भारत में। अब जब आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन बी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका शॉर्ट में नाम लिया जाता है डी वाई चंद्रचूड़। हालांकि ऑप्शन में भी कुछ ऐसा सही नाम लिखा गया है वाई वी चंद्रचूड़, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वाई वी चंद्रचूड़ तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, लेकिन वर्तमान में धनंजय वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है ना। इस सुप्रीम कोर्ट की अगर हम स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, जब हमारे भारत में संविधान लागू हुआ, उस दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया था 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन 28 तारीख को हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंटनी ब्लिंकन वेलकम्स स्वीरिंग इन ऑफ मोहम्मद यूनुस टू लीड एंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था कि बांग्लादेश में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो भारत चली आई। वहां पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इसका ब्यौरा थोड़ा सा मैंने अभी दिया है कि विश्वविद्यालयों के प्रमुखों ने भी इस्तीफा दे दिया, वहां के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस्तीफा दे दिया और 2 अन्य न्यायाधीशों ने भी इस्तीफा दे दिया। अब इसी के बीच के चलते हुए मोहम्मद यूनुस, जिनको हम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहेंगे, वो वहां पर क्या है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए शपथ ग्रहण भी कर ली है। इसी बीच में एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं कि बांग्लादेश में अब एक नई सरकार का नेतृत्व होने जा रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स supports his call for calm and peace and remains committed to working with Bangladesh, wrote US Secretary of State एंटनी ब्लिंकन इन अ पोस्ट ऑन एक्स। अमेरिका शांति और अमन के लिए उनके आह्वान का समर्थन करता है और बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का। जब इस्तीफा दे दिया था वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, उससे अगले दिन मैंने आपको बताया था कि रक्षा विशेषज्ञों से एक जानकारी जो थी मैंने आपको बताई थी कि उसमें जो अब नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है उनके संबंध भारत के साथ बेहतर रहेंगे। भारत के साथ संबंधों को सुधारने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या क्या एक कंसेप्ट था, वो मैंने आपको बताया भी था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी
ब्लिंकन। तो अभी इनके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई है। अब जैसे बांग्लादेश के लोगों की बात करें तो अब एक नई रूपरेखा जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये है एंटनी ब्लिंकन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी बात करें, यही तो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। कई जगह पर आपको नाम देखने को मिलेगा मोहम्मद नाम से, ठीक है ना। ये जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बताना है और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। अब जब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार ये किस के नाम पर ये नाम पड़ा, तो आप कहेंगे एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। जब हम बात करें पहला नोबेल पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया गया था, तो बात है वो 10 दिसंबर 1901 की। 10 दिसंबर 1901 को नोबेल यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उसी उपलक्ष्य में 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा शुरू की गई। जब हम बात करें इस समारोह की, तो उसमें कई लोगों को पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स के लिए विल्हेम रोंटगन को यह पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान के लिए जैकबस हेनरिक्स वॉन होफ को दिया गया था। चिकित्सा के लिए एमिल ओडोल्ट वॉन बेहिंग को दिया गया और साहित्य के लिए सुली प्रद्योम को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और भी आप ये चीजें कवर कर सकते हैं। बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आया जिस टाइम के दौरान नोबेल पुरस्कार वितरित नहीं किए गए। जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बात करें, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था उस दौरान भी ये पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, उसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई। आज भी ये अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया भौतिकी के क्षेत्र में, रक्षा जो है रसायन क्षेत्र में, है ना, तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, तो ये बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इकोनॉमिकल साइंस में भी ये दिया जाता है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। अरशद नदीम्स 92.97 मीटर डेथ्रोन्स नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको पता है कि ये हमारे भारत के पानीपत जिले से, पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा, तो भारत के हरियाणा प्रांत के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, खंडरा गांव से। पिछले टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब की बार इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। अब की बार अरशद नदीम जो हैं कहां से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। इन्होंने 92.97 मीटर थ्रो किया, ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। द पाकिस्तानीज सेकंड थ्रो ब्रीच द ओलंपिक मार्क एंड इंडियाज ओनली लीगल थ्रो ऑफ 89.45 अर्न्स हिम सिल्वर मेडल। और नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो फेंका था वो 89.45 रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनका भी ये ट्वीट आपको देखने को मिला होगा, नीरज चोपड़ाज एक्सीलेंस पर्सोनिफाइड। बड़े बेहतरीन तरीके से नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने इस खेल को खत्म किया। अब अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत लिया है। पिछले साल नहीं बोलेंगे, पिछले सेशन में जो कि टोक्यो का सेशन था
एक मिनट, सॉरी। जो पिछली बार हुए थे टोक्यो में, टोक्यो यानी कि जो जापान की राजधानी है, तो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और अब की बार जो पेरिस यानी कि फ्रांस में जो हुए हैं, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो चलिए अब यहां पर एक फोटो देख लीजिए, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा खंडरा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। खंडरा ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के, तो आप कहेंगे पानीपत जिला है हरियाणा में। उसी पानीपत जिले में एक गांव है खंडरा, जहां से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा। वहीं जब हम बात करें भगाड़ा की, और ये भगाड़ा ये भी हिसार में है, यानी कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है ये भगाड़ा गांव। और इस भगाड़ा गांव से कौन बिलोंग करते हैं, कौन से एथलीट हैं जिनका नाम मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था, अंतिम पंघाल, जिनको पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था कुछ अनुशासन से संबंधित उल्लंघन करने पर, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की। धीन जो गांव है ये कहां पर पड़ता है, तो ये तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। अंबाला कहां पर है, ये भी हरियाणा में है। तो हरियाणा प्रांत के अंबाला जिले के धीन गांव से कौन बिलोंग करते हैं, सरबजोत सिंह बिलोंग करते हैं। सरबजोत सिंह वही हैं जिन्होंने हमारे भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, किसके साथ मिलकर, मनु भाकर के साथ मिलकर। और ये हमारा दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था इस पेरिस ओलंपिक में। वहीं जब हम बात करें गोरिया गांव की, ये गोरिया कहां पर पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। यहां से कौन बिलोंग करती हैं, झज्जर भी कहां पर है, हरियाणा में। जब हम बात करें ये यहां से कौन बिलोंग करते हैं, तो मनु भाकर का नाम आएगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक खेलों में हमारे भारत के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेकर आया, तो फिर नाम आएगा मनु भाकर का। मनु भाकर ने पहला कौन सा मेडल जीता, तो आप नाम लिख देना कांस्य पदक का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओलंपिक खेलों के एक ही सत्र में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बताना है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। एक ही सत्र में, तो इसमें भी नाम किसका आएगा, मनु भाकर का नाम आप लिख देना। मैंने अभी क्या बताया, पेरिस ओलंपिक में ही इन्होंने ये कारनामा किया है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। और अभी जो ये खेल हो रहे थे, कब से कब तक चले हैं, 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये खेल चले हैं। ठीक है, तो मनु भाकर ने भारत के लिए सबसे पहला पदक कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता, जो कि इन्होंने एकल प्रतियोगिता में जीता था। दूसरा इन्होंने जो पदक जीता वो भी कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता। लेकिन ये इनका व्यक्तिगत नहीं था, ये इनका क्या था, मिश्रित था, यानी कि 2 लोगों ने मिलकर ये पुरस्कार जीता। और इनके जो दूसरे साथी कौन थे, सरबजोत सिंह, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट के धीन गांव से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बड़ा बन जाता है। ओलंपिक गेम्स अभी जो पेरिस में हुए थे वो समाप्त हो चुके हैं, 11 अगस्त को समाप्त हो गए। ओलंपिक खेलों का इतिहास यानी कि एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें जब से ओलंपिक खेल शुरू हुए तब से लेकर 11 अगस्त 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके उस एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको ये कक्षा मिलती रहे। और जैसे कि आपको पता है जितनी भी करंट अफेयर्स की आपकी कक्षाएं होती है उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सर्च भी करना चाहें तो edurohi24 लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे फेसबुक की बात करें
मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए, वहां पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।